नहीं आ रहा है। मैंने ऑप्शन में बोला बेटा, आप मैसेज करके बोलो, ठीक है? ऐसे ऑडियो ऑन करके बोलोगे तो सबको डिस्टर्बेंस होगा ना। ठीक है, तो अपने पास कितना आंसर आ रहा है सर? ये आ रहा है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा अपना जेई 2012 का क्वेश्चन। देखो ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हुआ आंसर आ जाता है। ठीक है, किसी को समस्या है इसमें? कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई अपने? हाँ जी, सारी जनता को बोल रहा हूँ, कोई ऐसा जिसको लगे सर ये जादू हो गया अपने लिए? चलो ठीक है, ओके। तो अब अपन किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है? अब इतने आसान आसान क्वेश्चन तो हमेशा आएंगे नहीं। ठीक है, बोला कि अगर मेरे पास बोर्स ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड ऑर्बिट से, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट से, ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक जंप कर जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाता है। पूछा है कि पहला चीज बताओ, यहां पे जब थर्ड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट जाता है तो ये बताओ कि वो कभी भी ऐसा होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या कुछ नहीं होगा? सर हो सकता है कुछ नहीं हो, हमको क्या पता क्या होगा नहीं होगा। आदर्श बोला है सर रिलीज होगा। ओके, अनिकेत ओके, अर्चिता बोल रही है सर रिलीज होगा, दीक्षा बोल रही है रिलीज होगा। ठीक है, फाइन। कैसे पता अपने को रिलीज होगा? सर यहाँ पे जो एनर्जी थी, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर सीधे वैल्यू की बात करते हैं तो सर यहाँ पे वैल्यू अपने को याद है, ये 13 -13.6 था, ये -3.2 था, ये -1.5 था। तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी कम है। तो ज्यादा वाले में से कम वाले में आ रहा है, तो कोई भी चीज अगर ज्यादा से कम में आ रही है तो ऑब्वियस अपनी एनर्जी क्या किया होगा? रिलीज किया होगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कोई भी चीज जब आती है तो अपनी एनर्जी वो क्या करती है? रिलीज करती है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि भाई साहब ये अगर यहां से यहां गया होगा तो इसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, तभी तो इसकी एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। पहले -1.5 थी, अब कितनी हो गई? -13.6। तो हम ऐसा कह सकते हैं सिंपली कि भाई साहब यहां से यहां जब गए तो एनर्जी रिलीज हुआ, वो कितना एनर्जी रिलीज होगा? तो जितना इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी का डिफरेंस होगा। इसमें किसी को समस्या है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? सर उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना एनर्जी गैप इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में होता है। चलेगा? तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डेल्टा ई इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 1/n1² -1/n2²। अब कोई ये पूछेगा कि सर आप n1 n2 किसके लिए ले रहे हो, कौन कौन से n1 n2 ले रहे हो? ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये जो n1 है, अब देखो मैं रिलीज के लिए बात कर रहा हूँ, तो रिलीज हो रही है एनर्जी, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अपने पास ये जो n2 भाई साहब होंगे, ये n2 भाई साहब ये वाले रह जाएंगे, और n1 भाई साहब कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि n1 की वैल्यू छोटी रहेगी, n2 की वैल्यू बड़ी रहेगी, तो अपने पास जो ये टोटल एनर्जी आएगी, सॉरी माय बैड, ठीक है, n2 कौन सा होगा? सर ये वाला होगा, क्योंकि n1 यहां से गया है ना फर्स्ट से। चलो ये मान लो ऐसे कि ये n1 है और ये n2 है। ठीक है, तो n1 से n2 गया, तो अपन लिखते कैसे हैं सर? डेल्टा क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल लगा के लिखो। तुम चाहो तो इसको ऐसे बिना, मतलब ये n1 n2 में तुम बिना कंफ्यूजन किए भी तुम ऐसे समझ सकते हो। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है कि सर n1 n2 जिसको मर्जी मैं उसको रख लूं, कोई समस्या नहीं है। बस साइन इतना ध्यान रखना कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन अल्टीमेटली मेरे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे एनर्जी रिलीज होती है और नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा इक्वल टू -13.6 1/n1² -1/n2²। इसमें किसी को कोई समस्या है? तुम चाहो तो इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख लो, मैं इसको हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका फायदा ये है कि तुम साइन तो अपने आप से डिफाइन कर सकते हो कि एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर निगेटिव लगा लेना कब? जब यहाँ पे नीचे से ऊपर जाए, और पॉजिटिव लगा लेना कब? जब ऊपर से नीचे आए। ठीक है, काम खत्म। मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया 13.6 1/n1² -1/n2²। अब यहाँ n1 n2 कोई भी बड़ा छोटा रख लो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी आएगा मॉड्यूलस, आपको पता है कि सर मॉड्यूलस जब भी लगाते हैं तो साइन अपने पास क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। यहां तक किसी को समस्या है?
नो सर। देखो साइन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये चीज बता दिया आपको कि बेटा मॉड्यूलस लगा लो, n1 n2 जिसको रखना है रख लो, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। ऊपर से नीचे आना, देखो इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं। ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो आपके पास टोटल एनर्जी चेंज कितना होगा, पॉजिटिव। और अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो टोटल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, नेगेटिव। काम खत्म। चलेगा? इसमें किसी को समस्या है? अब n1 n2 जिसको पुट करना है पुट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आगे कोई कुछ बोल रहा है? चलो ठीक है। तो अपने को ये तो पता चल गया कि सर ठीक है यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी चेंज कितना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो एनर्जी रिलीज हुई, अगर मैं मान लो मैं इस मार्कर को यहाँ से गिराता हूँ तो मुझे पता है कि सर इसमें जो एनर्जी स्टोर था, जो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, जब इसको गिराया है तो ये कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब ये जाके ग्राउंड को हिट किया तो वहां पे जाके इसने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आया तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो वो सिंपल सा है। वो ध्यान रखना जो अपन स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का इंटर ऑर्बिटल या इंटर ऑर्बिट अगर एक्सचेंज होता है, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो वहां पे एक ही फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो है फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है? अब हो सकता है कि वो फोटोन रिलीज किया हो या हो सकता है वो फोटोन एब्जॉर्ब किया हो। रिलीज कब करेगा सर? यहां से यहां जाएगा तो फोटोन को रिलीज करेगा, मतलब ऊपर से नीचे जाएगा तो फोटोन रिलीज होगा, नीचे से ऊपर आएगा तो फोटोन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ गया तो इसने क्या किया होगा, फोटोन को क्या किया होगा, रिलीज किया होगा एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है? और अगर ये यहाँ से यहाँ आता, उल्टा इधर से इधर आता, तो ये क्या करता, फोटोन को क्या करता, एब्जॉर्ब करता। ये क्लियर है कि एनर्जी का एक्सचेंज किस फॉर्म में होगा? ऊपर से नीचे गया फोटोन रिलीज, नीचे से ऊपर आया फोटोन एब्जॉर्ब। इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी सर? इन दोनों एनर्जी गैप के डिफरेंस के बराबर, उतना ही तो एनर्जी वो रिलीज करेगा ना फोटोन के फॉर्म में। काम खत्म। यहां से यहां आया तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी सर? इन दोनों एनर्जी गैप के एनर्जी के बराबर, क्योंकि इसका एनर्जी जितना रहा उसमें फोटोन की एनर्जी ऐड कर दिया तो इसकी एनर्जी बन गई। कोई समस्या है किसी को? कोई ऐसा है जिसको ये खोपड़ी में नहीं गया कि सर फोटोन के साथ इसका एक्सचेंज कैसे हुआ, फोटोन से इसका क्या लेना देना है? फटाफट बोलो किसी को समस्या है तो, वरना अपन क्वेश्चन करेंगे बेटा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार और बता दीजिए फोटोन का। ठीक है? अगर कहीं भी एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई तो किस फॉर्म में हुई, तो वो फॉर्म रहता है फोटोन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है? तो अगर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गया है, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गया, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में गया, फिफ्थ सेकेंड में गया, कहीं से कहीं में भी गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि अपने को पता है कि इसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी लो है, तो एनर्जी कम हुई है उसकी। अब वो जो कम हुई एनर्जी वो कैसे कम हुई? अगर मान लो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, मैंने इसको छोड़ा, ये जमीन पे चला गया, तो अपने को पता है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? जब इसके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जाती है। तो ये भाई साहब जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो इन्होंने जो एनर्जी रिलीज की वो किस फॉर्म में की, तो वो फॉर्म होता है फोटोन का। जब भी यहाँ से यहाँ जाएगा तो फोटोन के फॉर्म में अपने एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब बात ये आता है कि भाई साहब वो जो फोटोन को रिलीज किया उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो ये ऑब्वियस है ना कि अगर इसका मान लो 5 जूल रहता फॉर टाइम बिंग, अगर मान लो कि इसका 5 जूल एनर्जी था, इसका 2 जूल था, तो 5 जूल से 2 जूल हो गया, मतलब 3 जूल लूज किया, तो जो 3 जूल एनर्जी होगी वो किसकी होगी, फोटोन की होगी। किसी को समस्या इसमें? सेम उल्टा भी अगर होगा, मान लो कि 2 जूल था, ये 5 जूल में चला गया, तो 2 से 5 जूल गया, मतलब क्या किया उसने, 3 जूल की एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। वो एब्जॉर्ब कहां से आया होगा, फोटोन से आया होगा। डन है? हाँ करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं क्या? बोल सकते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। कब? जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से बिल्कुल इनफाइनाइट पे फेंक दूं, बोल सकते हैं बिल्कुल। ये आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जैक्टली यही चीज होती है, बट इस इलेक्ट्रॉन को उठा के तुमने क्या कर दिया, बिल्कुल ऑर्बिट से बाहर ही फेंक दिया। थर्ड सेकंड में नहीं लेके जा रहे हो, बिल्कुल उसको यहाँ से बाहर ही कर दे रहे हो। यहाँ तक चलेगा? तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे में इसको मैं मिटा दूं और ऐसे लिख रहा हूँ एक चीज, अब मैं पूरा स्टेटमेंट को एक साथ कंक्लूड करके लिख रहा हूं। एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, ये क्या है, एब्जॉर्ब या रिलीज्ड, एब्जॉर्ब हुआ हो या रिलीज हुआ हो, दोनों ही केस में, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है,
तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब या रिलीज जो भी हुआ है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर। और डेल्टा ई क्या है कि दो ऑर्बिट्स के एनर्जी गैप के बराबर, और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है अपने को, इतनी है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, -13.6, इसको मैं लगाता हूँ ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों ही लिखा है। तो 1/n1² -1/n2², ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन का लिखने का एक और भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है भैया, एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे एक और भी चीज लिख सकता हूँ, एच न्यू, या चाहूं तो इसको और भी लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा। चलेगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर घुमाता हूँ। तो ले दे के अपने पास एक इक्वेशन बन के आ जाती है। अगर आपको कभी भी कोई दे दे कि भैया एक एक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में गया, तो बताइए कि वहां जो फोटोन रिलीज हुआ या जो एब्जॉर्ब हुआ उसका वेवलेंथ कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूले से रिलेट करके बता सकते हो। किसी को इसमें समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है, फटाफट बोलो बेटा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इनफाइनाइट मतलब शेल के बाद, हाँ बेटा बिल्कुल, इनफाइनाइट का मतलब वो बहुत दूर, मतलब एन की वैल्यू जो आप ये लेते हो ना, ये एन की वैल्यू इनफाइनाइट ले लो। इनफाइनाइट का मतलब होता है न्यूक्लियस से बहुत दूर है, मतलब इतना दूर वो सेल है कि उसकी एन की वैल्यू क्या हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है। ये इक्वेशन चलेगा, चलो ठीक है। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि कभी भी किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, चाहे वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो वो किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ का फोटोन रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा। चलो ठीक है, तो अपन फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले से फटाफट सॉल्व हो जाएगा, जो पुराना वाला फॉर्मूला था उसी से सॉल्व हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को। बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप होता है हाइड्रोजन एटम में थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट। बताइए कि वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। कैसे करोगे, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। आपको पता चल जाएगा यहाँ एन की वैल्यू कितनी रखनी है। एक की एन वन की जगह मान लो 3 रख दिया, एन टू की जगह तुम रख दो 2, कोई भी रख सकते हो, मना नहीं है, क्योंकि अपने मॉडुलस लगा के चल रहे हैं, ठीक है। ओके हाँ, एक कष्ट यहाँ पे है कि ये जो वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फटाफट सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। किसी को समस्या है इसमें, सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। दीक्षा क्या है बेटा, ये मतलब क्या समस्या है या नहीं है, ये बोलना चाहती है। आदर्श बोल रहा है सर ऑप्शन नहीं होगा, पता नहीं यार, ऑप्शन तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे आंसर याद नहीं है कौन सा है। राशि बोलिए सर ए होगा, ऋतिक बोल रहा है ए होगा, वैष्णवी बोल रही है सर ए होगा। दीक्षा बोलिए सर आई थिंक ए होगा, ईशांत बोल रहा है ए होगा। यार मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब महीनों पहले क्लास हुई थी तुम्हारे में मेरी। ऋतिक बोला सर सही बात है ना। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन बाद क्लास हो रही है। तो वैसा वाला एकदम वो ओरिजिनल वाली फील नहीं आ रही है मेरे को। जैसा एकदम फील होता है ना, वैसा वाला आ नहीं रहा है यार, कुछ कुछ लैगिंग है।
सर उसका बहुत दिन बाद क्लास हो रही है इसलिए, है ना। कुंदन बोला लेकिन सर आज मजा नहीं, ऋतिक बोला सर आज मजा आ रहा है लेकिन चलो ठीक है, ओके फाइन, डन है। सॉल्व करके बताने की जरूरत है या आप आगे बढ़े अपन? अरे भाई बता दो मेरे को, सॉल्व करके सॉल्व कराऊं या फिर आगे बढ़े? सिद्धांत बोलता है सर तो आगे बढ़ो आप तो। हाँ जी, जनता बताइए फटाफट बेटा, मैं सॉल्व कराऊं या अपन आगे बढ़े? कोई ऐसा है जिसको लगता है सर सॉल्व कराने की जरूरत है उस क्वेश्चन को? करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर मैंने रखा नहीं यार, क्या आंसर है उसका मुझे, अच्छा ठीक है मैं ग्रुप में बता दूंगा क्या आंसर, मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं रखता यार आंसर। चलो ठीक है मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। गणित तो तुम लगा लेना, तुम इतना गणित लगा सकते हो, ठीक है, इतना उम्मीद मैं कर सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उसमें करना क्या था। सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट बोला था ना, एक मिनट रुक गया, मेरे को देख लेने दो यार। हाँ सेकंड टू थर्ड था, सॉरी थर्ड टू सेकंड था, ठीक है, तो रिलीज हुआ तो थर्ड टू सेकंड आया, ठीक है। ओके, बोला है कि बताइए भाई साहब इसमें जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अपन क्या लगाया फॉर्मूला, डेल्टा ई में क्या रखना है अपने को, N1 कोई भी रख लो, N1 3 रख लो, N2 तुम चाहो तो 2 रख लो, ठीक है, मैं उल्टा आपकी बार रख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा ई इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, -13.6 1/3 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, -13.6 इंटू, इसको सॉल्व करो, इसको बताओ कितना, 9 और ये ऊपर में हो गया तुम्हारे पास, माइनस में आ गया तो आ गया, अच्छा बाहर आ रही है क्या है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, फॉर्मूला मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लिए होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी? हाँ क्यों, क्लास क्यों नहीं होगी, ठीक है। चलो अब इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, फटाफट गणित तुम लगा लेना। 13.6 1/3 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी आएगी वैल्यू, अपने पास मॉड्यूलस लगा हुआ है तो अपने को पता है कि सर पॉजिटिव आ जाएगी जो भी वैल्यू आ रही हो, ठीक है। उसके बाद ये चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो अपने को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ताकि अपने पास एनर्जी जो है किस में आ जाए, जूल में आ जाए, चलेगा। कोई समस्या यहाँ तक में देख लू मैं भैया कोई, अरे भाई हो गया, ठीक है, मैसेज में करके बोलो नो यस किए जा रहे हो, चलो ठीक है। तो यहां तक में कोई समस्या नहीं है, अपन आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड बेरिलियम +3 क्या होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन को, देखो पहले समझ लो इस आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, मैंने अभी जस्ट बताया था फिर से बता रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को जिस भी ऑर्बिट में रखे हो उस ऑर्बिट से निकालते हो और इसको एकदम इनफाइनाइट पे ले आके फेंक देते हो, मतलब इतना दूर फेंक देते हो कि आपकी जो एन की वैल्यू, जो दूसरी वाली एन की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, इनफाइनाइट आने वाली है, ठीक है। अब आपको बोला है कि भाई साहब बताइए हाइड्रोजन का और बेरिलियम +3 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा इसका रेशियो कितना होगा। चलो फटाफट कैलकुलेट करो कितना होगा। दोनों के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना है और ले आके तुमको कहां फेंक देना है, इनफाइनाइट पे। दोनों के लिए एनर्जी निकालो और दोनों क्या कर दो, फिर डिवाइड कर दो, फटाफट करो। हाँ अर्चिता क्या हुआ बेटा, बोलो। अर्चिता कुछ बोल रही है सर, समझ में नहीं आया। अच्छा किसको किसको आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल पार कर गया। चलो मैं एक के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी सॉल्व करके बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। चलो हाइड्रोजन के लिए मैं बता देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे। आपको दिया हुआ है कि सर फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, इसको उठा के मुझे इनफाइनाइट पे फेंकना है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो डेल्टा ई में लिखता हूँ। डेल्टा ई क्या लिखूंगा, तो सर -13.6 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर, ठीक है, डब्बा डाल दिया। अब मैं इसको एक ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से उठा रहा हूं और इसको एक इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले आकर फेंक दे रहा हूं, तो मैं N1 की वैल्यू चाहूं तो मैं 1 लिख दूं और N2 वैल्यू क्या लिख दूं, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसको 1 से उठा के कहां लेके जा रहा हूं मैं, इनफाइनाइट पे ले आकर फेंक दे रहा हूं, यही होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया -13.6
n1 की वैल्यू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट। और अपने को पता है भैया, यहाँ कोई ये मत बोला सा इनफाइनाइट का स्क्वायर लिखो, ठीक है। और अपने को पता है कि 1/इनफाइनाइट क्या होता आउट है, ऑफ फ्रेम, ठीक है। क्या हो गया, बोर्ड स्क्रीन से आउट ऑफ बाहर। फ्रेम। अबे रुक जा यार, ले परेशान हो गया। हाँ ठीक है, तो अपन जो इनफाइनाइट जो लिखते हैं 1/इनफाइनाइट क्या होता है सर, 1/इनफाइनाइट क्या होता है सर, जीरो होता है। तो 1/इनफाइनाइट जीरो होता है, तो ये अपने पास भाई साहब यहाँ पे जीरो हो चुके हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -13.6 1/1 का स्क्वायर, मतलब ले देके कितना हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम को अगर हमें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर हमें उठा के इनफाइनाइट पे भेजना है, या ऐसे बोलो कि हाइड्रोजन को अगर आयोनाइज कराना है, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। चलो बताओ फटाफट। अब हाइड्रोजन के लिए तो बता दिया, दूसरा दिया आपको बेरिलियम +3, उसके लिए कैलकुलेट करो, दोनों का रेशियो निकालो, करो फटाफट। सर हेलो, मैसेज करो, मैसेज, जिसका भी कष्ट है मैसेज करो। सर लंबा क्वेश्चन है। अबे लंबा क्या है इसमें, क्या लंबा है इसमें बता। तो हाइड्रोजन तो निकाल दिया है, जल्दी निकालो बेरिलियम फटाफट। सर मेरा क्वेश्चन लंबा है सर। कर ले पहले इसको, कर ले फिर अपना क्वेश्चन पूछना, कर लो पहले इसको। सर क्वेश्चन बेरिलियम इसमें लंबा क्वेश्चन है, कर ले पहले इस क्वेश्चन को। ओके, शिवम बोला है सर 1:1 होगा, सिद्धांत बोला है 1:16 होगा, दीक्षा बोली है सर ए होगा, मतलब 1:1 होगा, आदर्श बोल रहा है सर ए होगा, ऋतिक बोल रहा है सर डी होगा, ईशान बोल रहा है सर डी होगा। भाई लोग मेरे को ये बताओ कि क्या हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए हो और इसके लिए अपन बात करें, बेरिलियम के लिए बात करें, तो क्या दोनों के लिए सेम ही होगा, अपन बोलेंगे सेम। अपने पास फॉर्मूला क्या था भाई, क्या यार क्या करते हो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो सब गायब हो जाते हो यार तुम लोग। हाइड्रोजन के लिए 13.6 आ गया, ठीक है। बेरिलियम के लिए कितना लिखेंगे, तो सर अपने को पता है कि बेरिलियम के लिए जब फॉर्मूला लिखेंगे तो जेड स्क्वायर भी तो आएगा ना उसमें, जेड स्क्वायर को कहाँ छोड़ दोगे, ठीक है। तो अपन जब बेरिलियम के लिए लिखेंगे, बेरिलियम +3 के लिए, बेरिलियम ही दिया ना, मेरे को देख लेने दो। हाँ, बेरिलियम +3 के लिए जब अपन लिखने जाएंगे, तो अपने को पता है कि सर रुको बड़ा कर दूं मैं इसको, हाँ, बेरिलियम +3 के लिए जब लिखने जाएंगे तो अपने को पता है कि यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यह हाइड्रोजन नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो अपने को पता है कि किसी भी दूसरे में होगा तो अपने को जेड स्क्वायर भी आता है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर -13.6, थोड़ा सा सर इधर से उधर हुआ, हम पार कर जाते हैं, -13.6 1/n1 स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर बेरिलियम, बेरिलियम के लिए जेड कितना होगा, तो सर 4 होगा, तो ये कितना हो गया 16, अंदर में वैल्यूज पुट करो, ये हो गया -13.6 को -13.6 ही रहने दो, अपन n2 को मान लो इनफाइनाइट है, तो ये हो गया पूरा 0, तो n2 1/1। कोई समस्या है इसमें किसी को, ये खोपड़े में जा रहा है या पार कर गया सर, ये जेड स्क्वायर कैसे आया, बताया था ना जेड स्क्वायर कैसे आता है, क्या लिखते हैं अपन एनर्जी, -13.6 Z²/n², अगर हाइड्रोजन होता है तो सर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। जेड के जगह पे क्या लिख लेते हैं 1, फॉर्मूला लगाओ फटाफट, अपने पास क्या आ गया, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया अपने पास 16 × 13.6, ये है 16 × 13.6, हाइड्रोजन कितना था 13.6, दोनों का रेशियो कितना निकालोगे तो कितना आएगा सर 1:1 आएगा। हाँ जी बोलो, समस्या है तो फटाफट, कि सर समझ में नहीं आया। 1/16 आया ना बेटा, 1/1 कैसे आया वैष्णवी, इसका कितना आया है 16 × 13.6, हाइड्रोजन कितना आया था सिर्फ 13.6, दोनों का रेशियो क्या आया 1/16। ये गया भेजे में या पार कर गया, पार कर गया तो फटाफट बताओ, मैं इसको फिर से बताऊं। गया, भेजे में गया। भाई मेरे भेजे में गया तो ठीक है, मैसेज कर। सर फिर से बताइए, अर्चिता बोलिए सर फिर से बताइए। बेटा मैंने क्या बताया था, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n² बताया था, ठीक है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन होता है तो अपन सिंपली लिख लेते हैं -13.6
अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इस जेड को हम हटा देते हैं। तो दो ऑर्बिट के बीच का जब एनर्जी डिफरेंस आप लिखने जाओगे, कहीं भी दो के बीच का एनर्जी डिफरेंस लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे? अगर डेल्टा ई में लिखूं तो मैं डेल्टा ई लिखूंगा ना, -13.6 ब्रैकेट के अंदर, -13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ये लिखूंगा ना। देखो यहाँ पे नीचे मैं कर दूं जरा सा, ठीक है। ये क्यों लिखूंगा? -13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो अपने को पता है वहां पे जेड स्क्वायर तो लाना ही पड़ेगा। तो ये एनर्जी डिफरेंस आ गया। अब ये एनर्जी डिफरेंस आ गया, अब ये बेरिलियम है, बेरिलियम को बोला है कि भैया आयोनाइज करना है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के कहाँ भेज देना है? इनफाइनाइट पे भेज देना है। तो n1 1 रख लो, n2 क्या रख लो? इनफाइनाइट। खेल खत्म हो गया। अब समझ में आया ये पार कर गया। अर्शिता बेटा क्लियर है? अर्शिता, किसका था? अर्शिता का था ना डाउट? एक सेकंड रुको यार। भाई बोल लो, पहले बोल लो इसको, मैं अगला क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, पहले ये देख लो। चलो ठीक है, फाइन। हाँ जी, किसी का एक लंबा बड़ा सा डाउट था, बोल भाई किसका डाउट था, बताओ। पेश कीजिए अपना डाउट, कौन था? हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा क्लियर हो गया, चलो ठीक है। ऐसा क्या डाउट था जो क्लियर हो गया अभी बिना पूछे? आदर्श? सर क्वेश्चन से रिलेटेड था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा आप समझ में आ गया, चलो यस सर। ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आता है इसमें, वो ध्यान देना, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन ये पूछता है कि एनर्जी निगेटिव क्यों होती है, ठीक है। कभी बोलता है कि सर एनर्जी निगेटिव क्यों होती है, आपने जो लिखा है माइनस 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 लगा के, -13.6 -3.4 -1.5, ये निगेटिव क्यों होता है? तो ध्यान रखना निगेटिव होने का रीजन क्या है। कभी भी अगर आपको कोई चीज कहीं पे बाइंड होती है, बंधी हुई होती है, ठीक है, अगर कोई भी चीज किसी जगह बंधी हुई है तो उसके लिए हम हमेशा एनर्जी निगेटिव लेते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ लो कि अगर कोई चीज बंधा हुआ है और अगर तुम उसको फ्री कराओ, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री है कहीं इनफाइनाइट किसी जगह पे एकदम आराम से फ्री पकड़ के बैठा हुआ है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो उस केस में हम मानते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बिल्कुल निकम्मा से बैठा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी होगी जीरो। तो अगर वो कहीं बंधा हुआ है तो बंधने के बाद हमको उसको क्या कराना पड़ता है? फ्री कराना पड़ता है, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो जीरो हो जाए। इसका मतलब पहले से उसकी एनर्जी क्या थी? नेगेटिव थी। तो ऐसे बोले, इसको ऐसे बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी सिस्टम अगर बंधा हुआ है तो हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखना, थियोरेटिकली बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। फिर ऐसे बोलो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का या कोई भी ऐसे सिस्टम का जहां पे कोई एक फोर्स की वजह से कोई चीज बाइंड की गई है, तो वहां पे एनर्जी अपन बोलते हैं नेगेटिव है। ध्यान रखना इस चीज को, थेरेटिकली बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करो इसको फटाफट। बिल्कुल जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा रंग रूप इसका बदल दिया है। करो इसको फटाफट। हाँ जी, हीलियम प्लस से हीलियम प्लस 2 बना रहा है, बोला है बताइए इसकी एनर्जी, इसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो था वो 13.6 था तो कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन, ठीक है मैं बताता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
दिख रहा है ना? देखो आयोनाइज एनर्जी बोलते क्या है, किसी ने पूछा था डेफिनेशन सर क्या होता है। ओके ऋतिक ने शायद पूछा था, हाँ ठीक है बेटा। आयोनाइज एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट से, टू इनफाइनाइट, उसको किसी ऑर्बिट से निकाल के इनफाइनाइट पे भेज दिया गया, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं आयोनाइज एनर्जी। नॉर्मली जो इसकी यूनिट होती है, तुम देखोगे अगर बुक्स में, तो नॉर्मली जो इसकी यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। मतलब क्या है किलो जूल पर मोल का, कि हम आयोनाइज एनर्जी जब भी लिखते हैं, जब हम इसका यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम पर मोल कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि पर एटम आयोनाइज एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि 1 मोल एटम लेते हैं, उसके लिए आयोनाइज एनर्जी अपन लिखते हैं। जो अपन क्लास 10th में भी आप पढ़ोगे पीरियडिक टेबल में, किधर से इधर जाने पर आयोनाइज एनर्जी बढ़ती है घटती है, वॉट जो भी चीजें पढ़े थे वो यहीं से आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके आयोनाइज एनर्जी क्या लिखते हैं, पर मोल लिखते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल अगर सोडियम एटम लिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, निकाल के इनफाइनाइट पे फेंक दिया, तो बताइए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है भाई मेरे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल, 10⁻⁻⁹ जूल। चलो ठीक है, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बोल रहे हैं कि सर हीलियम प्लस में कितनी एनर्जी देंगे कि हीलियम प्लस 2 बन जाए। बिल्कुल यही कहना चाहता था कि हीलियम प्लस को आयोनाइज करना है आपको, ठीक है। तो हीलियम प्लस को जब आप आयोनाइज कर रहे हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सर क्या फर्जी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ फटाफट इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन फटाफट फॉर्मूला लगा लेते हैं, और फॉर्मूला अपना क्या बोलता है, -13.6 जेड स्क्वायर, डब्बा लगा लो तो डब्बा लगा लो, 1 अपॉन, ठीक है, हीलियम है आयोनाइज कर रहे हैं तो 1/1 लिख लो, अपॉन 1 माइनस इनफाइनाइट, ये स्क्वायर लगा लो, ठीक है। अब अपने को पता है कि इस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो अपने पास कितना आ गया, -13.6, 2 का स्क्वायर, खेल खत्म, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर तो ये हो गया अपने पास कितना, -13.6 इंटू 4, सॉरी 4, ठीक है। अब पूछा गया आपसे कि कितने एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो जब ऐड करने की बात हो बेटा, तो आपके पास जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या हो जाएगी, आपके पास पॉजिटिव में आएगा, और ये मॉडुलस लगा हुआ अपने पास, तो अपने पास कितना हो गया, 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खेल खत्म। किसी को इसमें समस्या है कि सर ये समझ में नहीं आया, बाउंसर नो बॉल जा चुका है, ऑप्शन नंबर सी। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि सर पता नहीं क्या जादू सा हो गया, खोपड़े में नहीं जा रहा है, मतलब कोई कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि सबको समझ में आ गया है, वरना बोल लो फटाफट। क्या 1/∞ काम ही नहीं है तो, अरे ठीक है, जब काम ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो इसको मत लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख लो -13.6 जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। तुम चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। देखो तुमको सॉल्व करने आ गया ना, तो तुम गणित से चाहे जैसे मन वैसे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फील आनी चाहिए कि करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। बिल्कुल ऐसे एनर्जी का वही फॉर्मूला लगा ले भाई। तो अलग अलग फॉर्मूला बताऊंगा तो उसको याद करोगे, उससे बेटर है ना कि एक फॉर्मूला याद रखो भाई, वरना बोलो सर हमने ऐसे एनर्जी का इसको हटा के फॉर्मूला बताओ ना, अरे क्यों बताए, बताओ बेमतलब का, इतना याद रखोगे। चलो ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया आपके पास आयनाइज एनर्जी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और फटाफट करते हैं, उसके बाद इस वाले टॉपिक को तो खत्म करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट। What will be the wavelength of photon
released if electron jumps from third orbit of helium plus 2 to first orbit of helium, सॉरी +1, हीलियम लिया ना तो +1 टू हीलियम +1। ठीक है, बोला क्या है कि बताओ उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा अगर उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा जो रिलीज हुआ है अगर हीलियम में थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो करो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाना है जो आपको लास्ट में बताया था, बस वहां पे hc/λ के साथ इक्वेट कर देना है। डेल्टा E इक्वल्स टू hc/λ लगा लो, फटाफट आ जाएगा। मैथमेटिकली नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिट करने आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, करो इसको फटाफट। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि सर इसमें करना क्या है, तो बोलो मैं इसको पहले समझा दूं कि कैसे करना है, और इसको समझ में आ गया वो फटाफट सॉल्व कीजिए। सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बेटा देखो, अभी आपको एंथैल्पी और एनर्जी के बीच में बहुत छोटी सी डिफरेंस होती है, समझ में नहीं आएगा अभी, तो फिलहाल के लिए आप समझ लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी दोनों सेम थिंग है। ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम है। एक और भी टर्म यूज किए करते हैं आयोनाइजेशन के लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों सेम थिंग है, तीनों सेम थिंग है। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है? हीलियम के थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजो, जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप किसके बराबर होगा? फोटोन की एनर्जी के बराबर, दैट इज hc/λ के बराबर। वहां से आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। करो इसको फटाफट। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन छोड़ दो, कैलकुलेशन के लिए मैं मारामारी नहीं करना, बस सेट करने आना चाहिए कि हाँ क्या आएगा। कैलकुलेशन नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन के लिए कभी नहीं बोलता यार मैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन करने में मैं भी बहुत बुरा हूँ, मुझे बहुत आलस आता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, ऑप्शंस तो रहता है ना यार अपने पास एग्जाम में, तो इतना तो दिमाग अपने को मारने आता है कि कैसे उसको सेट करना है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें सेट कैसे करना है। ठीक है, किसका किसका बोला है सर? हीलियम का थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट भेजा, तो पहले उसको लिख ले अपन ऐसे, मैं इससे डायरेक्टली इसको ऐसे लिखूं, hc/λ इक्वल्स टू, देखो तो मैं डायरेक्टली फॉर्मुला लिख रहा हूँ, किसी को समस्या हो तो बोलना। hc/λ इक्वल्स टू -13.6 2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर। देखो मैंने ये इक्वेशन लिखा है, इसमें किसी को समस्या है तो बोलना। अब ये ध्यान देना कि ये जो वैल्यू होती है ये चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो आपको जूल में कन्वर्ट करके भी लिखना होगा, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ भी लिख लूंगा। किसी को समस्या है इस सेटअप में? hc/λ इक्वल्स टू जो एनर्जी गैप है दोनों ऑर्बिट्स के बीच में, वो चूंकि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लिया। किसी को समस्या है इसमें तो फटाफट बताओ। सर समझ में नहीं आया तो मैं एक एक स्टेप करके बताऊं, वरना ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा तो अपने को मेहनत करना पड़ेगा ना। सबसे पूछ रहा हूँ भाई, किसी को समस्या है इसमें कि सर ये कैसे जादू लिख दिया? दीक्षा बोलिए सर नो समस्या। हाँ बिल्कुल, जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर तुम जूल में नहीं कन्वर्ट करोगे तो एक तरीका होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था। ठीक है, यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो, ये hc की डायरेक्ट वैल्यू लिख लो 1242 1242 या 1240। ठीक है, तो वहां पे जो लैम्डा आएगा वो नैनोमीटर में आ जाएगा, बट आंसर तो नैनोमीटर में देगा नहीं। अगर देगा तो तुम यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है, इसलिए मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया। कोई ऐसा है जिसको ये सेटअप समझ में नहीं आया, सब खोपड़े में नहीं गया, नो बॉल बाउंसर जा चुका है? कोई नहीं है ऐसा? पक्का? चलो ठीक है, ओके फाइन। तो ये अजम्पशन ले लेता हूँ मैं कि सबको सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आराम से घर पे सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा यार, मेरे को भी पता नहीं यार, उतना फील नहीं आ रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन आज तक हो गए। बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे और जो इसके आगे का मॉडल है दैट इज
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। जो एसपीडीएफ तुम कभी 9th-10th क्लास में पढ़े होगे थोड़ा बहुत, एसपीडीएफ केएलएमएन, इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज नहीं करा, सोचा था बोर्स मॉडल का ड्रॉबैक करेंगे बट मजा नहीं आ रहा आज क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चंस ट्राई करना। एक चीज और भी मैंने बोला था कि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का मॉड्यूल डिस्कशन करना है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी करेंगे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, और उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं। ओके।